मेरी माँ का नया प्रेमी स्टोरीज 2025। श्वेता ने माँ को फोन लगाया तो फोन पर किसी पुरुष की आवाज सुनकर वह चौंक गई। कौन हो सकता है? एक क्षण को उसके दिमाग में सवाल कौंधा। अमन अंकल तो होने से रहे। माँ ने ही एक दिन बताया था, तुम्हारे अमन अंकल को बेरन स्ट्रोक हुआ था। अचानक ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, आधे धड़ को लकवा मार गया। उनके लड़के आए थे, अपने साथ उन्हें हैदराबाद लेवा ले गए। हेलो, बोलिए, किससे बात करनी है आपको? सहसा वह अपनी चेतना में वापस लौटी। संयत आवाज में पूछा, आप कौन मां से बात करनी है? मैं उनकी बेटी श्वेता बोल रही हूं। स्थिति स्पष्ट कर दी। पास के जनरल स्टोर तक गई है, कुछ जरूरी सामान लाना होगा। रोका था मैंने, कहा भी कि लिखकर हमें दे दो, ले आएंगे। पर वो कोई स्पेशल डिश बनाना चाहती हैं शाम को। तुम्हें तो पता होगा, पास में ही सब्जी की दुकान है, वहां वह अपनी स्पेशल डिश के लिए कुछ सब्जियां लेने गई है। पर यह सब मैं तुमसे बेकार कह रहा हूं, तुम मुझे जानती नहीं होगी। इस बीच कभी आई नहीं तुम जो मुझे देखती और हमारा परिचय होता। बस इतना जान लो, मेरा नाम प्रभुनाथ है और तुम्हारी मां मुझे प्रभु कहती है। तुम चाहो तो प्रभु अंकल कह सकती हो। प्रभु अंकल, जब मां आ जाए बता दीजिएगा। श्वेता का फोन था और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। न स्वयं कुछ और कहा, न उन्हें कहने का अवसर दिया। श्वेता की बेचैनी उस फोन के बाद बहुत बढ़ गई। कौन हो सकते हैं ये महाशय? क्या अमन अंकल की तरह मां ने किसी नए आगे सोचने से खुद हिचक गई श्वेता? कैसे सोचे? मां आखिर मां होती है। उनके बारे में हमेशा, हर बार, हर पुरुष को लेकर हर ऐसी वैसी बात कैसे सोची जा सकती है? फिर भी यह सवाल तो है ही कि प्रभुनाथ अंकल कौन है, कैसे होंगे, कितनी उम्र होगी मां से, कब, कहां, कैसे, किन हालात में मिले होंगे, और उनका संबंध मां से इतना गहरा कैसे बन गया कि मां अपना पूरा घर उनके भरोसे छोड़कर पास के जनरल स्टोर तक चली गई, सामान और स्पेशल डिश के लिए सब्जियां लेने। इसका मतलब हुआ प्रभु अंकल मां के लिए कोई स्पेशल व्यक्ति है। लेकिन यह नाम पहले तो कभी मां से सुना नहीं, अचानक कहां से प्रकट हो गए? यह अंकल और इनका मां से क्या संबंध होगा जिनके लिए मां स्पेशल डिश बनाती है? कह रहे थे कि जब वह आते हैं तो मां जरूर कोई ना कोई स्पेशल डिश बनाती है। इसका मतलब हुआ ये महाशय वहां नहीं, कहीं और रहते हैं और कभी कभार ही मां के पास आते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग अगर देखते होंगे तो मां के बारे में क्या सोचते होंगे? कस्बाई शहर में इस तरह की बातें पड़ोसियों से कहां छिपती है? मां ने क्या कहकर उनका परिचय पड़ोसियों को दिया होगा और उस परिचय पर क्या सबने यकीन कर लिया होगा? स्थिति पर श्वेता जितना सोचती जाती उतने ही सवालों के घेरे में उलझती जाती। पिछली बार जब वह मां से मिलने गई थी तो उनकी लिखने पढ़ने की मेज पर एक नई डायरी रखी देखी थी। मां को डायरी लिखने का शौक है और महिला होने के नाते उनकी वह डायरी अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपती भी रहती है। अखबारों के साहित्य संस्करणों से लेकर साहित्यिक पत्रिकाओं तक में उनके अंश छपते हैं। चर्चा भी होती है। शहर में सब इसलिए भी उन्हें जानते हैं कि वहां के महाविद्यालय में हिंदी की प्रवक्ता थी। लंबी नौकरी के बाद वहीं से रिटायर हुई। मकान पिता ही बना गए थे। अवकाश प्राप्त जिंदगी आराम से वहीं गुजार रही है। भाई विदेश में है। श्वेता के पास आकर वह रहना नहीं चाहती। बेटी दामाद के पास आकर रहना उन्हें अपनी स्वतंत्रता में बाधक ही नहीं लगता, बल्कि अनुचित भी लगता है। इंतजार करती रही श्वेता कि मां अपनी तरफ से फोन करेंगी, पर उनका फोन नहीं आया। मां की डायरी में एक अंग्रेजी कवि का वाक्य शुरू में ही लिखा हुआ पड़ा था, इन यू एट एवरी मोमेंट लाइफ इज अबाउट टू हैपन, यानी आपके भीतर हर क्षण जीवन का कुछ न कुछ घटता ही है। जीवन घटना विहीन नहीं होता। महाविद्यालय में पढ़ते समय भी श्वेता अपनी सहेलियों से मां की प्रशंसा सुनती थी। बहुत अच्छा बोलती है, उनकी स्मृति गजब की है। ढेरों कविताओं के उदाहरण वह पढ़ाते समय देती चली जाती है। भाषा पर जबरदस्त अधिकार है। कॉलेज में शायद ही कोई उन जैसे शब्दों का चयन अपने व्याख्यान में करता है। पुरुष अध्यापक प्रशंसा में कह जाते हैं कि कुमुद जी पता नहीं कहां से इतना वक्त निकाल लेती है। यह सब पढ़ने लिखने का कुछ मुंह फट जड़ देते कि पति रेलवे में स्टेशन मास्टर है। अक्सर इस स्टेशन से उस स्टेशन पर फेंके जाते रहते हैं।
बाहर रहते हैं और महीने में 2-4 दिन के लिए ही आते हैं, इसलिए पति को लेकर उन्हें कोई व्यस्तता नहीं है। रहे बच्चे तो वे अब बड़े हो गए हैं। बेटा आईआईटी में पढ़ने बाहर चला गया है। कल को वहां से निकलेगा तो विदेश के दरवाजे उसे खुले मिलेंगे। लड़की पढ़ रही है, योग्य वर मिलते ही उसकी शादी कर देंगी। फुर्सत ही फुर्सत है, उन्हें पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो क्या करेंगी। श्वेता एमए के बाद शोध कार्य करना चाहती थी, पर पिता को अपने एक मित्र का उपयुक्त लड़का जंच गया, रिश्ता तय कर दिया और श्वेता की शादी कर दी। बीएड उसने शादी के बाद किया और पति की कोशिशों से उसे दिल्ली में एक अच्छे पब्लिक स्कूल में नौकरी मिल गई। पति एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर थे। व्यस्तता के बावजूद श्वेता अपने संबंध और कार्य से खुश थी। छुट्टियों में जब तब मां के पास हो आती, कभी अकेली, कभी बच्चों के साथ, तो कभी पति भी साथ होते आई। I.T के तुरंत बाद भाई अमेरिका चला गया था। इधर मंदी के चलते अमेरिका से भारत आना उसके लिए अब संभव न था। कहता है अगर नौकरी से महीने भर बाहर रहा तो कंपनी समझ लेगी कि बिना इस आदमी के काम चल सकता है, तो क्यों व्यर्थ में एक आदमी की तनख्वाह दी जाए। वैसे भी अमेरिका में जॉब की बहुत मारामारी चल रही है। फिर भी भाई को पिता की एक हादसे में हुई मृत्यु के बाद आना पड़ा था और बहुत जल्दी क्रियाकर्म करके वापस चला गया था। पिता उस दिन अपने नियुक्ति वाले स्टेशन से घर आ रहे थे, लेकिन टेरन को एक छोटे स्टेशन पर भीड़ ने आंदोलन के चलते रोक लिया था। टेरन पर पत्थर फेंके गए तो कुछ दंगाइयों ने टेरन में आग लगा दी। जिस डब्बे में पिताजी थे उस डब्बे को लोगों ने आग लगा दी थी। सवारियां उतरकर भागी तो उन पर दंगाइयों ने ईंट पत्थर बरसाए। पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा पिता के सिर में आकर लगा तो वह वहीं गिर पड़े। साथ चल रहे अमन अंकल ने उन्हें उठाया। सिर से खून बहुत तेजी से बह रहा था। लोगों ने उन्हें लेकर अस्पताल तक नहीं जाने दिया, रास्ता रोके रहे। हाथ पांव जोड़कर अमन अंकल ने किसी तरह पिताजी को कहीं सुरक्षित जगह ले जाने का प्रयास किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। भाई ने पिता के फंड, पेंशन आदि की सारी जिम्मेदारी अमन अंकल को ही सौंप दी थी। अंकल, आप ही निपटाइए ये सरकारी झमेले। आप तो जानते हैं इन कामों को निपटाने में महीनों लगेंगे। अगर मैं यहां रुककर ये सब करता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम चिंता ना करो, अपनी नौकरी पर जाओ। यहां मैं सब संभाल लूंगा। इसी रेलवे विभाग में हूं, जानता हूं। ऊपर से नीचे तक लिटिल तीफी का राज कायम है। अमन अंकल ने ही फिर सब संभाला था। बाद में उनका ट्रांसफर वहीं हो गया तो काम को निपटाने में और अधिक सुविधा रही। तब से अमन अंकल का हमारे परिवार से संबंध जुड़ा। वह अरसे तक जारी रहा। उनका एक ही लड़का था जो IT इंजीनियर था। पहले बंगलोर में नौकरी पर लगा था, बाद में ऊंचे वेतन पर हैदराबाद चला गया। अमन अंकल की पत्नी की मृत्यु कैंसर से हो गई थी। नौकरी शेष थी तो अमन अंकल वहीं रहकर नौकरी निभाते रहे। इस बीच उनका हमारे परिवार में आना जाना जारी रहा। मां की उन्होंने बहुत देखरेख की। पिता की मृत्यु का सदमा वह उन्हीं के कारण सह सकी। यह उनका हमारे परिवार पर उपकार ही रहा। बाकी मां से उनके क्या और कैसे संबंध रहे वह अधिक नहीं जानती। कुछ कुछ आभास श्वेता को उनकी डायरी से ही हुआ था। एक बार उनकी डायरी में कुछ कविताओं के अंश नोट किए हुए मिले थे। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहां भी रह जाओगे, जैसे रह जाती है पहली बारिश के बाद। हवा में धरती की सोंधी सी गंध। एक पृष्ठ पर लिखी ये पंक्तियां पढ़कर तो श्वेता भौचक ही रह गई थी। सब कुछ बीत जाने के बाद भी बचा रह गया है प्रेम। प्रेम करने की भूख केली के बाद शैया में पड़ गई। सलवटों सा सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी बचा रहेगा। प्रेम दीपशिखा ही नहीं, उसकी तो पूरी देह ही बन गई है दीपक। प्रेम में जलती हुई अभिराम मम्मी अचानक ही आ गई थी और डायरी पढ़ते देख एक क्षण को सिट पिटा गई थी। बात को टालने और स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए श्वेता खिसियाई सी हंसती थी। या कभी आपको बहुत पसंद आने लगे हैं क्या? मम्मी, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मम्मी ने व्यर्थ हंसने का प्रयत्न किया था। एक छात्रा को शोध करा रही हूं, नए कवियों पर। उनमें इस कवि की कविताएं भी है। उनकी कुछ अच्छी पंक्तियां नोट कर ली हैं डायरी में। कभी कहीं भाषण देने या क्लास में पढ़ाने में काम आती है। ऐसी उजली और दो टूक
बात कहने वाली पंक्तियां फिर मां ने स्वयं एक पृष्ठ खोलकर दिखा दिया था। ये देखो, एक और कवि की पंक्तियां भी नोट की है। मैंने वह बोली थी, उस पृष्ठ को वह एक सांस में पड़ गई थी। धीरे धीरे जाना। प्यार की बहुत सी भाषाएं होती हैं, दुनिया में, देश में और विदेश में भी, लेकिन कितनी विचित्र बात है, प्यार की भाषा सब जगह एक ही है। और यह भी जाना कि वर्जनाओं की भी भाषा एक ही होती है। प्यार की भाषा में शब्द नहीं होते, सिर्फ अक्षर होते हैं, और होती है कुछ अस्फुट ध्वनियां, और उन्हीं को जोड़कर बनती है प्यार की भाषा। मां के उत्तर से वह न सहमत हुई थी, न संतुष्ट, पर वह व्यर्थ उनसे और इस मसले पर उलझना नहीं चाहती थी। शायद यह सोचकर चुप लगा गई थी कि मां भी आखिर है तो एक स्त्री ही, और स्त्री में प्रेम पाने की भूख और आकांक्षा अगर आजीवन बनी रह जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है। पिता के साथ मां ने एक लंबा वैवाहिक जीवन जिया था। उस दुर्घटना में वह अचानक मां को अकेला छोड़कर चले गए थे। शरीर की कामनाएं, इच्छाएं तो अतृप्त रह ही गई होंगी। 55 से 56 साल की उम्र थी तब मम्मी की। इस उम्र में शरीर पूरी तरह मुरझाता नहीं है। फिर पिता महीने 2 महीने में ही घर आ पाते थे। पूरा जीवन तो मां ने एक अतृप्ति के साथ बियाबान रेगिस्तान में प्यासी हिरणी की तरह मृग तृष्णा में काटा होगा। आगे और आगे जल की तलाश में भटकी होंगी, और वह जल उन्हें मिला होगा। अमन अंकल में, या हो सकता है मिल रहा हो प्रभु अंकल में। एक शहर के महाविद्यालय में किसी व्याख्यान माला में भाषण देने गई थी मम्मी। उनके परिचय में जब वहां बताया गया कि साहित्य में उनका दखल एक डायरी लेखिका के रूप में भी है, तो उनके भाषण के बाद एक सज्जन उनसे मिलने उनके निकट आ गए। आप ही डा कुमुद जी हैं, जिनकी डायरियों के कई अंश मम्मी उठकर खड़ी हो गई थी। आपका परिचय। यहां निकट ही एक नेशनल पार्क है, मैं उसमें एक छोटा मोटा अधिकारी हूं। इसी बीच महाविद्यालय के एक प्राध्यापक जी टपक पड़े थे। हां कुमुद जी, ये छोटे नहीं मोटे अधिकारी हैं। वन्य जीवों पर इन्होंने अनेक शोध कार्य किए हैं। हमारे जंतु विज्ञान विभाग में यह व्याख्यान देने आते रहते हैं। यह विद्यार्थियों को जानवरों से संबंधित बड़ी रोचक जानकारियां देते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप इनका नेशनल पार्क अवश्य देखने जाए। आपको वहां कई नए अनुभव होंगे, श्वेता को मां ने बताया था। यह महाशय ही प्रभुनाथ है। मां की डायरी में बाद में श्वेता ने पढ़ा था, किसी किसी आदमी का साथ कितना अपनत्व भरा होता है, और उसके साथ कैसे एक औरत अपने को भीतर बाहर से भरी भरी अनुभव करती है। क्या सचमुच आदमी की उपस्थिति जीवन में इतनी जरूरी होती है? क्या इसी जरूरीपन के कारण ही औरत आदमी को आजीवन दुखों, परेशानियों के बावजूद सहती नहीं रहती? खालीपन और अकेलेपन, भीतर के रीतेपन को भरने के लिए जीवन में क्या सचमुच किसी पुरुष का होना नितांत आवश्यक नहीं है? कहीं कोई आदमी आपके जीवन में होता है तो आपको लगता रहता है कि कहीं कोई है जिसे आपकी जरूरत है, जो आपकी प्रतीक्षा करता है, जो आपको प्यार करता है, चाहता है, तन से भी, मन से भी और शायद आत्मा से भी। प्रभुनाथ के साथ पूरे 7 दिन तक नेशनल पार्क के भीतर जंगल के बीच में बने आरामदेह शानदार हट में रही। तरह तरह के जंगली जंतु तो प्रभुनाथ ने अपनी जीप में बैठा कर दिखाए ही थारू। जनजाति के गांवों में भी ले गए और उनके बारे में अनेक रोचक और विचित्र जानकारियां दी, जिनसे अब तक मैं परिचित नहीं थी। दुनिया में कितना कुछ है जिसे हम नहीं जानते। दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम अपने देश को ही ठीक से नहीं जानते। इससे पहले हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि यह नेशनल पार्क, यह मनोरम जंगल, जंगल में जानवरों, पेड़ पौधों की एक भरी पूरी विचित्र और अद्भुत आनंद देने वाली एक दुनिया भी होती है, जिसे हर आदमी को जीवन में जरूर देखना और समझना चाहिए। प्रभुनाथ ने चपरासी को मोटरसाइकिल से भेजकर भोजन वहीं उसी आलीशान हट में मंगा लिया था। साथ बैठकर खाया। खाने के बाद प्रभुनाथ उठे और बोले, तो ठीक है मैडम, आप यहां रात भर आराम करें, हम अपने क्वार्टर में जाकर रहेंगे। नहीं, मैं अकेली हरगिज इस जंगल में नहीं रहूंगी। मैं हड़बड़ा गई थी। रात हो आई है और जानवरों की कैसी डरावनी भयावह आवाजें रह रह कर आ रही हैं। कहीं कोई आदमखोर यहां आ गया और उसने इस हट के दरवाजे को तोड़कर मुझ पर हमला कर दिया, तो क्या आपको इस हट का कोई दरवाजा टूटा
यह कमजोर नजर आता है। हर तरह से इसे सुरक्षित बनाया गया है। इसमें देश और प्रदेश के मंत्री, सचिव और आला अफसर, उनके परिवार आकर रहते हैं। मैडम, आप चिंता न करें। बस रात को कोई जानवर या आदमी दरवाजे को धक्का दे, पंजों से खरोंचे तो आप दरवाजा न खोलें। यहां आपको पीने के लिए पानी बाथरूम में मिलेगा। चाय कॉफी बनाना चाहेंगी तो उसके लिए गैस स्टोव और सारी जरूरी क्राकरी व सामग्री किचन में मिलेगी। बिस्तर आरामदेह है। हां, रात में सर्दी जरूर लगेगी तो उसके लिए 2 कंबल रखे हुए हैं। वह सब ठीक है प्रभु, पर मैं यहां अकेली नहीं रहूंगी। या तो आप साथ रहे या फिर हमें भी अपने क्वार्टर की तरफ के किसी क्वार्टर में रखे। नहीं मैडम, वह मुस्कुराए। अब डायरी लेखिका है, हिंदी की अच्छी वक्ता और प्रवक्ता है। हम चाहते हैं कि आप यहां के वातावरण को अपने भीतर तक अनुभव करें, देखें कि कैसा लगता है। बिल्कुल नया सुख, नया थ्रिल, नया अनुभव होगा। और वह नया थ्रिल आप अकेले ही महसूस कर पाएंगी, किसी के साथ होने पर नहीं। आप देखेंगी जीवन जब खतरों से घिरा होता है तो कैसा कैसा अनुभव होता है। जान बचे इसके लिए। ऐसे ऐसे देवता आपको मनाने पड़ते हैं जिनकी याद भी शायद आपको अब तक कभी ना आई हो। बहुत से लेखक इस अनुभव के लिए ही यहां इस हट में आकर रहना पसंद करते हैं। वह तो सब ठीक है, पर आपको मैं यहां से जाने नहीं दूंगी। फिर कुछ सोचकर पूछ बैठी, बाहर गेट के क्वार्टरों में आपकी प्रतीक्षा पत्नी बच्चे भी तो कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप जाए, पर हमें भी वहीं किसी क्वार्टर में रखें। गंभीर बने रहे काफी देर तक प्रभुनाथ। फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, अपने बारे में किसी को मैं कम ही बताता हूं। यहां बाईं तरफ जो छोटा कक्ष है, उसमें एक अलमारी में जहां वन्य जीव जंतुओं से संबंधित पुस्तकें हैं, वहीं मेरे द्वारा लिखी गई और शोध के रूप में तैयार पुस्तक भी है। अक्सर यहां मंत्री लोग और अफसर अपनी किसी न किसी महिला मित्र को लेकर आते हैं और 2-3 दिन तक उसका जमकर देह सुख लेते हैं। उनके लिए हम लोग यहां हर सुविधा जुटाकर रखते हैं। क्या करे, नौकरी करनी है तो यह सब भी इंतजाम करने पड़ते हैं। झेप गईडा। कुमुद, खैर वह सब छोड़ी दे। आप अपने परिवार के बारे में बताइए। एक बार हम पिकनिक मनाने यहां इसी हट पर अपने परिवार के साथ आए हुए थे। अधिक रात होने पर पता नहीं पत्नी को क्या महसूस हुआ कि बोली, यहां से चलिए, बाहर के क्वार्टरों में ही रहेंगे। यहां न जाने क्यों आज अजीब सा भय लग रहा है। हम जीप में बैठकर वापस बाहर की तरफ चल दिए। पत्नी, लड़की और लड़का, हमारे 2 ही बच्चे थे। अभी कुछ ही दूर चले होंगे कि खतरे का आभास हो गया। एक शेर बेतहाशा घबराया हुआ भागता हमारे सामने से गुजरा। पीछे कुछ बदमाश, जिन्हें हम लोग पोचर्स कहते हैं, जंगली जानवरों का चोरी छिपे शिकार करने वाले उन पोचरों से हमारा सामना हो गया